उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। विविध भारती के स्टूडियो में जिन्होंने दस्तक दी है, जरा पहचानिए तो सही। तेरे दर पर सनम चले आए। आज हम जिस शख्सियत से बातचीत करने वाले हैं वो ऐसे हैं कि धीरे धीरे से सबके दिल में घर कर जाते हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। जी हाँ, आपने अंदाजा लगा लिया होगा आज के हमारे विशेष मेहमान का। चलो तुमको लेकर चले हम उन फिजाओं में जहाँ मीठा नशा है तारों की छाँव में। हमारे विशेष मेहमान हैं निर्माता, निर्देशक और लेखक महेश भट्ट, और इनसे बातचीत की है दीपक महान ने। तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला भाग। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो तुम। विविध भारती सुनने वाले सभी श्रोताओं को दीपक महान का आदाब, नमस्कार। दोस्तों, हिंदी फिल्म सिनेमा के एक शताब्दी के सफर में बहुत से ऐसे अद्भुत कलाकार, लेखक, निर्देशक हुए हैं जिन्होंने कि हमारे जीवन को प्रभावित किया है, लेकिन कुछ उससे भी ज्यादा आध्यात्मिक, दार्शनिक, सामाजिक जीवन को भी हमें प्रभावित करते हैं, और उनमें से एक शख्सियत आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। इन्होंने बहुत अद्भुत फिल्में हम सब के लिए बनाई। अर्थ, सारांश, लहू के दो रंग, दिल है कि मानता नहीं, सड़क, नाम वगैरह वगैरह, जिनका नाम लेना बहुत नामुमकिन सा है। पुरानी पीढ़ी और नए जनरेशन के बीच में एक सेतु का काम करने वाले दार्शनिक, लेखक, निर्देशक और निर्माता महेश भट्ट साहब आज हमारे साथ हैं। भट्ट साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत। शुक्रिया, धन्यवाद। भट्ट साहब, आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आपके फिल्मी सफर के बारे में बहुत से अनछुए पहलू हैं जिनके बारे में आम आदमी नहीं जानता। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका फिल्मी सफर शुरू कैसे हुआ और आपको पहली फिल्म किस तरीके से मिली? शुरुआत तो वहीं से हुई थी जब 15 साल की उम्र में माँ ने कहा, बेटा तेरे पिताजी का हाथ तंग है और हर बच्चे का फर्ज होता है कि वो घर की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में अपना योगदान दे, तो कुछ काम काज करना शुरू करो, थोड़ा सा बोझ अपने पिता का हल्का करो। पिताजी फिल्म मेकर थे, नाना भट्ट जी हाँ। उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई थी, अरेबियन नाइट की फैंटेसी से लेकर माइथोलॉजिकल फिल्में। मिस्टर एक्स एक फिल्म थी बहुत उनकी पॉपुलर। जी हाँ, कंगन उनकी बहुत कामयाब फिल्म थी, बहुत 100 से ज्यादा फिल्में बनाई थी। मगर वो एक इस पेशे की त्रासदी ये है कि जब शोहरत होती है तो फिर ऐसा लगता है कि ये हमेशा हमेशा रहेगी, और फिर अचानक जब एक फेड आउट का फेज आता है तो फिर वो सारी शान और शौकत से आदमी जो है बिल्कुल अचानक अपने आप को अलग पाता है। तो कोई ऐसा था माहौल हमारे घर में, तो हमने काम की तलाश शुरू की, और 19 साल की उम्र में राज खोसला साहब से हमारा परिचय हुआ, और फिर उनके साथ में हमने अपनी फिल्मी जिंदगी की शुरुआत की। प्रोडक्शन मैनेजर थे, दो रास्ते एक फिल्म बन रही थी जो लास्ट फेज पे थी। मेरा गांव मेरा देश एक बहुत बड़ी फिल्म हुई थी, धर्मेंद्र जी और विनोद खन्ना थे उसमें हमने प्रोडक्शन मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था। तो वहां से हमारी शुरुआत हुई थी, मगर कहीं पर इस बात का गहरा एहसास था कि कहानियां कहना और जज्बात को पेश करना, ये हुनर जो है कहीं पर हम बचपन से अपने अंदर मैंने देखा कि वो है। तो फिर पहली फिल्म थी मंजिलें और भी हैं, जो हमारे मित्र
जॉनी बख्शी साहब जो प्रोडक्शन मैनेजर थे वो भी वहाँ पर जिन्होंने प्रोड्यूस की थी, और हमने 20-21 साल की उम्र में वो फिल्म डायरेक्ट की थी। कबीर बेदी साहब थे उसमें, और फिल्म जो है सेंसर ने रोक दी थी क्योंकि उसका जो कंटेंट था वो उस वक्त के लिए बड़ा शॉकिंग था कि वो दो गैंगस्टर्स की कहानी थी जो एक वेश्या के साथ में कहीं पर पहुंचने के प्रयास में उनके आपसी रिश्ते कैसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो सेंसर बोर्ड के जो रिटन जो एक कमेंट ये थी कि द फिल्म सबवर्ट्स द इंस्टीट्यूशन, द सेक्रेड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, कि ये विवाह की जो प्रथा है उसको ये नुकसान पहुंचाती है फिल्म, तो इसे सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। फिर कुछ जो ऑल्ट्रेशन के बाद में फिल्म लगी, मगर फिल्म चली नहीं। जो 20s का जो मेरा फेज था, जब उसमें मैंने 4 फिल्में बनाई थी, मंजिलें और भी हैं, लहू के दो रंग जिसका आपने जिक्र किया था, जिसमें बहुत अच्छे गाने थे बप्पी लहरी साहब के। अनोखी फिल्म थी, हिंदुस्तान और हांगकांग में शूट की थी वो फिल्म। कुछ लोगों को बहुत पसंद है फिल्म, मगर बॉक्स ऑफिस पे कामयाब नहीं हुई जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। वैसे लोगों का मानना यह है कि लहू के दो रंग में जो हेलन जी ने अदाकारी की थी वो शायद उनके जीवन की सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। हाँ, वो एक सिंगल पेरेंट का एक जो ऑब्सेशन था मेरा, क्योंकि हम एक ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जहाँ पर हमारी माता का ही हम पे असर रहा। एक ऐसा घर था जहाँ पर हम हमारी परवरिश और हमारी सोच को जो जन्म दिया हमारी माँ ने दिया। जी हाँ। पिताजी आते जाते रहते थे, मगर उनकी मौजूदगी का एहसास दूर दूर तक हमको होता नहीं था। तो कहीं पर वो पोर्ट्रेयल जो था डैनी डेंजोंगपा का जो कैरेक्टर था और हेलन जी, वो एक अनोखा पोर्ट्रेयल लोगों को लगा था कि एक बहुत ही फिक्शनल स्पेस थी। वो गैंगस्टर्स और एक्शन की फिल्म बनती थी 70s में, उसमें एक रियलिस्टिक एक अंश जो था वो शायद यही था, इसलिए लोगों को याद है वो। और इसलिए उसका जो पोर्ट्रेयल था ऑफ एन आउटसाइडर मदर, माँ है मगर जो घर के दहलीज से बाहर है, वो शायद लोगों को इसलिए अच्छा लगा क्योंकि कहीं पर वो हमारी जिंदगी के रंग से उसका एक लेना देना है। मगर ये जब 4 फिल्में नहीं चली तो ऐसा लगा था कि भैया महेश भट्ट साहब जो हैं ये बड़े करिश्मेटिक शख्स तो हैं, मगर इनका फिल्म करियर तो बस को फुल स्टॉप लगी गया, क्योंकि 4 फिल्मों के बाद अगर आपने अपनी जगह नहीं बनाई है तो कहीं पर प्रॉब्लम आप ही में है। और इसको मैंने पूरी तरह कन्फ्रंट किया कि दोष जब फिल्म में नहीं चलती या आप अपने कहानी या सोच के आधार पे कहीं पर लोगों के जहन पे अपने छाप नहीं छोड़ते तो कहीं पर आप चूक आप ही से कहीं हो गई है। ये रियलाइजेशन आपको अपने आप ही हो गया? ये हमेशा नहीं चली? ये हमेशा होता था मुझे, क्योंकि हम देखते थे कि लोग तो पैसे दे के बेचारे फिल्म देखने आते थे, तो उनको क्या आपसे बैर है, वो तो पसंद करने आए हैं वो। और उनके पैसे देने के बावजूद, वक्त देने के बावजूद अगर आपने उनको नहीं बांधा तो आप ही में कहीं पर कमी रही होगी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एक जो 2 फेलियर्स हुए ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुए? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये बिल्कुल सोचने पे मजबूर मेरा ये किया। मानना है कि आई हैव फेल्ड माय वे टू सक्सेस, और मेरी नाकामयाबी मेरी जागीर है। और ये जो महेश भट्ट का जो एडिफिस है, ये जो पूरा ढांचा है, वो मेरे फेलियर्स पे खड़ा है। ऐसे नहीं महाभारत में कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि ब्रिंग मी अ फेलियर्स, क्योंकि फेलियर्स को जो कन्फ्रंट करता है, फेलियर्स को, नाकामयाबी को जो गले लगाता है, वो उससे बहुत कुछ हासिल करता है। फेलियर आपको ज़्यादा शिक्षा देती है, कामयाबी जो है खोखली होती है। तो उसके बाद में कहीं पर हमने एक बैठ कर कहीं पर इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं आत्ममंथन, कहीं पर हमने उस प्रोसेस से गुजरे और लगा कि नैरेटिव जो है उसको बदलना चाहिए। 80s का दौर था जहाँ पर एक न्यू वेव सिनेमा ने अपना एक रंग जो है जमाया था, तो एक ऑल्टरनेट किस्म की फिल्में भी बन रही थी, जिसके लिए श्याम बेनेगल साहब और गोविंद हिलानी साहब, बासु चैटर्जी साहब, बासु भट्टाचार्य साहब उस जमाने में बहुत प्रसिद्ध लोग थे, जिन्होंने एक स्कूल ऑफ सिनेमा शुरू किया था। लो बजट रियलिस्टिक फिल्में जो बनती थी, तो अर्थ हमने बनाई। अर्थ जो है वो कहीं पर अपनी आप बीती, हमारी अपनी जिंदगी की जो एक आग से हम गुजरे थे, उसकी सच्चाई जैसे हमने जी थी, जो महसूस की थी हमने, जो समझ हासिल की थी, उसको हमने उसका सार लेकर एक कहानी हमने कही। शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, कुलभूषण खरबंदा, राज किरण और जगजीत सिंह और कैफी आजमी साहब, ये हमारी कोर टीम थी। इनके साथ मिलकर हमने बहुत ही एक अनोखी फिल्म जो है बनाई थी, जो 1982-83 में
तहलका मचा दिया उसने। भट्ट साहब, अर्थ की बात आपने कही है, तो क्यों ना अपने श्रोताओं को हम एक गीत सुनवाते चलें अर्थ का, क्योंकि इसका संगीत अपने आप में अद्वितीय है और आज तक इसको याद किया जाता है। तो गाना अगर सुनाना ही है तो गाना वही सुनाइए जो कैफी साहब के दिल से निकला था और जगजीत ने उसको कंपोज किया था, उसको गाया भी था। वो है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर,
रेखाओं से मात खा रहे हो। रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। इस गीत के बाद एक बात बनती है, क्योंकि आपने ये गीत कहा और मेरे भी जहन में ये गीत था। कहीं कहीं ऐसा लगता है, और अर्थ की बात हम आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन इसकी जो एक लाइन है कि आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि महेश भट्ट जो बहुत ज़्यादा हंसते हैं, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं सागर की तरीके से बहुत ज़्यादा खामोश भी रहते हैं। क्या ये सही बात है, ये सही आंकलन है? ये लाइन जो है कैफी साहब ने मुझे एक बिल्कुल इतनी सादगी से ऐसे दी थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे कोई एक सेशन चल रहा है फिल्म डायरेक्टर और लिरिक राइटर के बीच में। हमने बातचीत की थी तो उन्होंने बिल्कुल जैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है, उन्होंने कहा कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो मैं समझ नहीं पाया कि इन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था। तो उन्होंने कहा जो तुम बात कह रहे हो उसका सार यही है। तो कहीं पर ये जो आज आप बात कह रहे हैं वो उन्होंने भी कही थी कि तब जब तुम कोई भी गंभीर कोई गहरी बात कहते हो तो तुमने नोट नहीं किया कि तुम्हारे चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट होती है। तो हाँ, ये फैक्ट है कि चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है वो अक्सर अंदर के शोर को कहीं पर ढाकती है, और कहीं एक समंदर जो होता है एहसासों का, इसमें वो बड़ा उथल पथल होती जो है, उसको दुनिया से कहीं पर बचा के रखने का एक प्रयास होता है, उस मुस्कुराहट होती है। मगर जो दबाव होता है दिल में, उसकी गूंज पहुंच ही जाती है। तो अगर आप तक पहुंच गई तो यकीनन लोगों से जिनके साथ उठता बैठता हूँ, मेरी शख्सियत से वाकिफ हैं, उनको भी शायद इस बात का गहरा अंदाज है कि एक अंदर की दुनिया जो है वो मेरी अलग ही दुनिया है, और एक बाहर जो है एक सोशल जो जिसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस है, उसका एक अलग रंग है। अर्थ में एक जो फिल्म की समाप्ति थी वो एक तरीके से बहुत अद्भुत थी उस समय के लिए, और जिस तरीके का प्रश्न आपने उठाया था कि वो औरत उस इंसान को, अपने पति को रिजेक्ट कर देती है, तो क्या इसमें भी कहीं ना कहीं यथार्थ था, या इसमें ये सब कुछ आपकी अपनी एक लेखक की उड़ान थी? लेखक की उड़ान थी, क्योंकि फिल्मों में बोलते हैं कि अ फिल्म मेकर इज अ फेरर गॉड, कि जो जीवन आपको परोसता नहीं है फिल्मों के जरिए आप कहीं पर वो हासिल करना चाहते हैं। किस कहानीकार जो है वो आपकी तकलीफ कम करने के लिए एक ऐसी दास्तान से आपको जोड़ता है जो मिलती जुलती तो है आपकी जिंदगी से, मगर जिसका जो एक समिंग अप होता है, जिसका जो एंड होता है वो कहीं पर ऐसा होता है जो आपको अक्सर जिंदगी में हासिल नहीं होता, मगर जिसकी आप उम्मीद करते हैं, जिसकी आपके अंदर प्यास होती है और आपकी तृप्ति होती नहीं है। और हाँ, ये एक जीवन के सच्चाई पर आधारित तो है कहानी, मगर ये जो उसके जो क्लाइमैक्स है, इसका जो एंड है, एक कहानी कहने वाले का एक अंदाज है सोशल ईवल से जूझने का। पूजा, मैं मेरे और कविता के बीच में अब कुछ नहीं रहा। सच, मालूस ने मुझे ठुकरा दिया। पूजा, वैसे ही वो तुम्हें मुझसे कभी अलग नहीं कर पाई। मुझे बहुत अफसोस है इंदर, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। पूजा, मैं तुम्हारे पास मदद मांगने नहीं आया हूँ। तो मैं हार गया हूँ, थक गया हूँ। पूजा, ये सच है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, और ये भी सच है कि मैं अब कभी कविता के पास लौट कर नहीं जाऊंगा। मैं नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मैं वादा करता हूँ पूजा, यकीन दिलाता हूँ कि मैं आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सच सच पूजा। एक सच और बता दो इंदर। क्या? जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, अगर वही मैं तुम्हारे साथ करती और इसी तरह लौट कर आती, तो क्या तुम मुझे वापस ले लेते? और अर्थ ने आपको एक, जिसको कहते हैं सिनेमा जगत में, और एक जगह दी। हाँ, जगह दी, आपको एक मुकाम दिया,
लेकिन क्या उसने आर्थिक तौर पे भी आपको संबल बनाया? नहीं, कामयाबी के साथ में एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन है कि मैगजीन्स में, अखबारों में आपका जिक्र सुर्खियों में होना तो शुरू हो जाता है उसका, मगर पैसे जो हैं आपको इमीडिएटली मिलते नहीं हैं। तो उसके लिए बार बार बाजार को ये यकीन दिलाना पड़ता है कि जो आपने बनाया है वो एक फ्लूक नहीं था, वो वाकई एक टैलेंट आपके अंदर है जिसके आधार पे आपने वो फिल्म बनाई है और लोगों को बांधा है। मगर एक लंबा गैप था उसके बाद में। अर्थ की कहानी जो थी उसकी ये है कि 1 साल बनने के बाद में फिल्म बिकी नहीं थी, क्योंकि क्लाइमैक्स की वजह से, एंड की वजह से आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑब्जेक्ट हाँ नहीं, लोग पूरी इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूटरी वो कहते थे पॉसिबल ही नहीं है कि इस मुल्क में कोई ऐसी फिल्म आप बना के कामयाब बना दें उसे, जिसमें पत्नी जो है, एक रिपेंटेंट हस्बैंड जो है, जो आता है वापस आपके दरवाजे पे, मानता है अपनी गलती और आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये फिल्म तो चलेगी नहीं। तो हमने कहा कि अगर बनी गई तो फिल्म रिलीज होगी तो ऐसी रिलीज होगी, इससे हमने सोचा है। तो उस पर थोड़ा हम अपनी जिद जो पे हम कायम रहे और प्रोड्यूसर साहब ने जो है हमें सपोर्ट किया। और अगर आज 35 साल बाद इसका जिक्र हो रहा है तो शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि उस कन्विक्शन की वजह से आज उसका जिक्र हो रहा है, क्योंकि अगर वो आम फिल्मों की तरह वो ऐसी ही होती तो फिर वो यकीनन एक शो नहीं चलती। मगर उसके बाद में सारांश बनाई, फिर सारांश के बाद जन्म बनाई, नाम बनाई, तो जब तक 4 फिल्में एक के बाद एक नहीं बनाई जिसने तहलका मचा दिया, तब तक एक फाइनेंशियल जो कंडीशन जो है वो ठीक नहीं हुई थी। और उस जमाने में फिल्में बनती थी 1.5-2 साल लगते थे फिल्म बनाने में। हाँ, सारांश बहुत जल्दी बनी थी कि राजश्री का प्रोडक्शन हाउस था। जन्म जो थी वो टेलीविजन की पहली फिल्म थी मेरी। नाम जो है राजेंद्र कुमार साहब प्रोड्यूसर थे, सलीम साहब, आन साहब से मेरा पहला मर्तबा एक बिजनेस, अपना राइटिंग और डायरेक्टर का कॉन्टैक्ट उस फिल्म में हुआ। संजय दत्त ने और हमने फिल्म का सफर साथ शुरू किया। बॉक्स ऑफिस सक्सेस ऑफ अ फिनोमिनल लेवल बोलते हैं इसको, 50 वीक्स गोल्डन जुबली। ये जब नाम की हुई तब जाके कहीं पर माली हालत बदली। एक प्रश्न यहाँ पे उठता है कि आपकी 1 साल तक अर्थ बिकी नहीं, प्रदर्शित नहीं हुई, और उसके बाद भी आपने जो अगला टॉपिक उठाया वो इतना अलग था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आदमी का अपने विचारों में विश्वास हो, उसमें पूरी कन्विक्शन हो। लेकिन क्या आपको डर नहीं लगा, क्योंकि आपने सारांश में जिस तरीके के एक बुजुर्ग, एक दंपति का पूरा चरित्र चित्रण किया। हाँ, उसके अलावा वो पूर्ण जन्म की धारणा को ही आड़े हाथों लेती थी कहानी। जी हाँ। ऐसे मुल्क में जहाँ पर आपको सदियों से ये अफीम दी गई है कि पूर्ण जन्म है और मृत्यु के खौफ से बचने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियों ने उस पर प्रवचन दिए हैं और बार बार यकीन दिलाया है कि कुछ बचता है शरीर के मिट जाने के बाद में, तो इस सोच को ही हमने नकार दिया था सारांश में, ये कहकर कि जो जीवन है यही है बस जो है, और हाँ कि तुम्हारा अंत है, मेरा अंत है, वो किरदार कहता है। जीवन का अंत नहीं है, जीवन अंतहीन है, हम चले जाते हैं। जिस तरह बिजली बल्ब के फ्यूज होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी रहती है, जी हाँ, मगर बल्ब फ्यूज हो जाता है। जी हाँ। तो जिस तरह मैं बोल रहा हूं, तो ये व्यक्ति जो बोल रहा है ये वक्त के साथ में चला जाएगा, मगर ये जो धारा है जीवन की ये हमेशा हमेशा के लिए चलती रहेगी। जी हाँ। ये सोच थी उसमें। तो उस वक्त और बुजुर्गों की कहानी थी। अनुपम खेर 28 साल के थे, मगर ही प्लेड रोल ऑफ 75-year-old मैन। जी हाँ। रोहिणी जी भी थी उसमें। बहुत कामयाब तो नहीं हुई थी, मगर क्रिटिकली बहुत ही पसंद की गई थी फिल्म, और एक लैंडमार्क फिल्म कहते हैं उस क्लासिक, एंड्योरिंग क्लासिक। मॉस्को में उसको एक बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड मिला था, बेस्ट फिल्म के लिए। फिल्म फेयर अवार्ड और कुछ नेशनल अवार्ड भी मिले थे। सारांश का एक गीत यहाँ पे, क्योंकि जो मुझे बहुत पसंद है, अंधियारा गहराया, वो सुनते चलते हैं, और उसके बाद एक उसी से जुड़ी हुई 1-2 और बातें। बसंत देव जी ने लिखा था गाना ये, और मुझे याद है कि मैंने उनसे कहा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, वो साउंड जो है वो मेरे जहन में उसकी गूंज है, तो उसको आप एक रेफरेंस पॉइंट बना के गाना बनाएं। तो ये अंधियारा उससे, उसका जन्म वहां से हुआ। बहुत बहुत खूबसूरत गीत है, आइए सुनते हैं। अंधियारा गहराया, सूना बन गिर आया,
चरणों में आया। क्यों हो तुम यूं गुमसुम, किरणों को आने दो, पत्थर की आंखों से करुणा को झरने दो। अंधियारा गहराया, सूनापन घिर आया, घबराया मन मेरा चरणों में आया। पत्तों तिनको का बना था घर मेरा, ढह गया बह गया, अब कहाँ बसेरा। भीगा है मन पाखी, अंजलि में पल्ले दो। अंधियारा गहराया, सूनापन घिर आया, घबराया मन मेरा चरणों में आया। ये उदासी अगर छाई है मेरे लिए, पीर की राह भी है बनी मेरे लिए। सहलूं मैं हर जलन, चंदन वो बनने दो। अंधियारा गहराया, सूनापन घिर आया, घबराया मन मेरा चरणों में आज आप सुन रहे हैं निर्माता, निर्देशक और लेखक महेश भट्ट से दीपक महान की बातचीत। भट्ट साहब, सारांश की जो मैंने पहले बात की थी गाने से पहले, वो मैं एक दृष्टिकोण आपका चाहता था कि आप 20 साल 30 साल की बीच की उम्र के थे, नौजवान थे। फिल्में उस जमाने में हीरो हीरोइन के और पेड़ों के इर्द गिर्द घूमती थी, जॉर्जेट शिफॉन आ गया था और लोग स्विट्जरलैंड जा रहे थे। तो मैं वो वाली बात जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ, क्या आपको एक नौजवान होते हुए ये नहीं लगा कि मैं भी कुछ आसान रास्ता पकड़ूं, लेकिन आपने एक बुजुर्ग की कहानी पकड़ ली, और वो भी इतनी ज्यादा एक जिसको कहते हैं संजीदा कहानी। मेरी बेटी है शाहीन, 26 साल की बच्ची है, वो खुद राइटर है और डायरेक्टर बनना चाहती है। वो मेरे जब काम को देखती है तो कहती है कि अर्थ समझ आती है, आपकी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म है, आपकी आप बीती है, कुछ जग बीती, कुछ आप बीती, जन्म भी है जो है, कुछ जग बीती आप बीती। सारांश कहाँ से आई आपके अंदर, क्योंकि वो बिल्कुल अलग एक स्ट्रीम है वो। जी, तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है, मगर वो शिवाजी पार्क में, जहाँ पर हम मुंबई शिवाजी पार्क में जहाँ पर हमारा जन्म हुआ, हमारी परवरिश वहाँ पर हुई, तो वहाँ का माहौल, वहाँ के जो लोग जिनसे एक गहरा रिश्ता था, वो महाराष्ट्रियन स्पेस जो है जिसमें परवरिश हुई हमारी, वो, और कहीं पर बचपन से ये ऑब्सेशन अबाउट डेथ। क्योंकि अगर आपको जीवन के बारे में कहना है तो आपको मौत के बारे में का जिक्र करना होगा, और अगर मौत का जिक्र करना है तो जीवन की बात करनी होगी। जैसे रोशनी की बात बिना अंधेरे की नहीं हो सकती, अंधेरे की बात बिना रोशनी की नहीं हो सकती। तो कहीं पर हमने देखा था कि इंसान की जात जो है वो कहीं पर इस असलियत से आंख चुराती रहती थी कि क्या उदास टॉपिक को लेके बैठ गए हो तुम। तो कहीं पर बचपन से मैं
उसी स्पेस को मैं बार बार रिविजिट करता था। तो सारांश ने कहीं पर वहां से, उस ऑब्सेशन से ही उसका जन्म हुआ है। और हाँ, मुझे याद है कि जब फिल्म का एक चैरिटी शो हुआ था राजस्थान में, कोई तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब थे उस जमाने में, तो उन्होंने फिल्म देखी थी। हम तो शो के बाद गए थे, मैं और राजकुमार भरजाटिया साहब। तो वो चीफ मिनिस्टर साहब बहुत ही भावुक होकर बाहर आए, आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने कहा कि राज बाबू से आके उन्होंने हाथ मिलाया और उन्होंने कहा कि डायरेक्टर साहब से मिलवाइए, कहाँ पर है, उनके पाँव छूना चाहता हूँ, कैसी फिल्म बनाई है। तो उन्होंने कहा ये है डायरेक्टर। तो मेरा जो एक अंदाज था, जीन्स पहने हुए हैं, बिल्कुल एक नॉन इंटेलेक्चुअल सा, एक इर्रेवरेंट सा एक मेरा गेट था। तो वो चौंक गए कि इसने बनाई है फिल्म। तो वो कहीं पर एक बहुत ही बुजुर्ग किस्म के किसी शख्स को मिलने के लिए शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये हाँ, वो सोच का जो है, आपकी उम्र से उसका कोई लेना देना नहीं। नहीं, मेरा मतलब ये था कि क्या व्यावसायिक, क्योंकि जब आदमी दो फिल्में उसकी फ्लॉप हो जाए, तीसरी फिल्म में भी बहुत दिक्कत आए, तो ऐसा कुछ आपको उस समय डर नहीं लगा? आपने कोई वो आपके जहन में नहीं आया? अगर फितरत का में कोई बात जो जिसने कुछ दिया है मुझे, वो है ये एक हिम्मत थी हमेशा, एक साहस। और फिर हम कहते हैं हमेशा कि भीगा हुआ आदमी बरसात से नहीं डरता। नाकामयाबी देख ली थी हमने, क्या होता था। हमने कहा था कि अब खेलना है तो अपनी शर्तों में खेल खेलेंगे, और अपनी बात कहने के लिए ये है तो कह देते हैं उसको। हमने बात सुनी है, कहाँ तक सच है ये तो आप ही बता सकते हैं, कि आप पहले इस फिल्म में संजीव कुमार को लेना चाह रहे थे और उसके बाद अनुपम खेर, जो कि बहुत ही नौजवान थे, और उनको आपने इस फिल्म में ये इस कहानी किरदार जो में है, लिया। अनुपम खेर ने रिपीट कर करके इसको एक हमारे जो डिस्कोर्स का हिस्सा बना ही दिया है, इस मुल्क के एंटरटेनमेंट के स्पेस के डिस्कोर्स का हिस्सा बना ही दिया है। तो असलियत यह है कि हाँ, ये कहानी पहले हम अनुपम खेर के साथ ही बना रहे थे, और वो सुहास भालेकर साहब एक मराठी थिएटर के बहुत प्रसिद्ध एक्टर हैं, उनके साथ। मगर हुआ ये कि संजीव कुमार साहब बहुत चाहते थे मुझे, और राजश्रीज जो थे उनको इस बात का इल्म था कि मेरी दोस्ती है उनके साथ में बहुत, और संजीव कुमार बहुत ब्रिलियंट एक्टर रहे हैं। जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप ये फिल्म बहुत ही अनोखी कहानी इसकी है, बहुत ही ऑफबीट कहानी है, तो क्यों ना आप इसमें एक नॉन एक व्यक्ति को ले लें, जिससे बेचने में तो हमको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर लोगों को सिनेमा हॉल में लाने में आप ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मुझे बात अच्छी लगी, तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, तो हम संजीव भाई को दे देते हैं ये रोल, और बाकी जो है वो दूसरा जो रोल है वो अनुपम कर लेगा। तो जब अनुपम को पता चला, क्योंकि अनुपम ने तैयारी कर ली थी उसके इस रोल के लिए, तो वो आए और वो बिल्कुल बहुत खफा हो गए थे, बहुत उदास हो गए थे, क्योंकि वो बड़ी उन्होंने उम्मीद बांध दी थी इस फिल्म की कहानी को लेकर। उनको लगा था कि ये मेरी पहली जर्नी होगी एक फिल्म की दुनिया में। तो आए, बहुत खफा हुए, फिर उन्होंने रोए धोए और लड़ाई की उन्होंने मेरे साथ। तो मुझे उसकी जिस शिद्दत से उसने लड़ाई की, मुझे लगा कि इतना पैशनेटली ये नौजवान फील करता है इस रोल को लेके, तो शायद यही करेक्ट है इस रोल के लिए। मुझे याद है कि जब हमने संजीव कुमार साहब को शो दिखाया था, राजश्री में दिखाया था, फाइनल फिल्म, मैं और अनुपम दोनों थे, तो वो फूट फूट के रोए थे देख के फिल्म। और उन्होंने एक बात कही थी, उसके बाद में हमको घर ले गए और उन्होंने कहा कि ये वाकई ये रोल इसी के लिए बना था, मैं नहीं कर पाता था ये रोल। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है किसी भी। तो बहुत बड़ा आदमी था वो। अनुपम खेर की शायद जिंदगी का अगर कोई हाईएस्ट पॉइंट है तो वो सिनेमा हॉल है राजश्री का, जहाँ पर संजीव साहब रोए और फिर घर ले जाके उसको कहा कि भैया ये रोल मैं नहीं कर सकता था, तू ही कर सकता था। सारांश में एक और बहुत अच्छा लगता है हमें कि वो एक दंपति की कहानी होने के साथ साथ एक सामाजिक कटाक्ष को लेके चलती है। उसका जो अस्थियों वाला सीन है वो आज भी एक तरीके से उतना ही असरदार तो कह ही सकते हैं, लेकिन साथ के साथ आज भी उतना ही मुकम्मल है, क्योंकि हमारे सामाजिक परिवेश वैसा बदला नहीं है। और वो जो करप्शन की और सिस्टम की जो बात आपने की है, वो एक व्यक्तिगत होते हुए सामाजिक बन जाती है, वो एक बहुत अच्छी बात लगी हमें। तो वो क्या है कि हम कट गए एक दूसरे से, हम दूसरे को एक जरिया समझते हैं कुछ हासिल करने का। हम लोगों को एज एन एंड देखते ही नहीं है, ये नहीं समझते कि वो जो सामने खड़ा है वो हार्ड मास का इंसान है, जिसके अंदर जज्बात है, जिसको जो हंसता है, रोता है, तकलीफ से गुजरता है। हमारे हर रिश्ता स्पेशली शहरों में गति से अपनी जिंदगी चल रही है, वो
हम लोगों को एज अ मीन्स टू एन एंड समझते हैं, जरिया समझते हैं। और अगर आपका इस पूरे निज़ाम में अगर कोई आपका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं है, अगर आप 2 पैसे कमा के नहीं दे रहे हैं, तो आप तो बिल्कुल बोझ समझे जाते हैं। और जो हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनके साथ में बहुत बदसलूकी होती है। और अगर बुजुर्ग हैं और पैसे नहीं है आपके पास, तो फिर तो आप गए। और फिर आप एक ऐसे स्पेस में जाके जहाँ पर कस्टम या ब्यूरोक्रेसी या जहाँ पर रेड टेप होता है। और इस मुल्क में अगर कोई भी जिसने 80s या 90s का वो जो एक सोवियत सोशलिस्ट एक फेज था झेला है, तो उसको पता होगा था कि कितनी तानाशाही इनकी होती थी, ये ब्यूरोक्रेट्स की। और भी जगह था, मगर क्योंकि हमने ये स्पेस हमारी कहानी के लिए चुनी थी। तो मुझे याद है कि जब ये सीन शूट हुआ था तो हमको उस वक्त उम्मीद नहीं थी कि इसका इतना गहरा इम्पैक्ट होगा, मगर जब सीन शूट हो गया था तो हमको इस बात का कहीं पर एक अंदाजा हो गया था कि हमने कुछ छुआ है अंदर अपने। और अगर हमने अपने अंदर कुछ छुआ है तो यकीनन मुल्क की भी गहराइयों में कुछ हमने टच किया है। तो ये जब पिक्चर लगी, बहुत उसका जिक्र हुआ, तो अनुपम खेर साहब कहते थे जब भी वो आते थे एयरपोर्ट से कहीं पर विदेश से, तो लोग कस्टम वाले बोलते थे भैया जाने दो इसको, नहीं तो ये सारांश वाला सीन करेगा। तो आज भी उसका एक रिकॉल है। आप अंदर आए कैसे? गार्ड गार्ड सुनिए, पता नहीं आपको ये सेशन चल रहा है। I don't care. आप अरेस्ट भी हो सकते हैं। आपने परमिशन लिया है? चल रहा है। आपका अपॉइंटमेंट है? कहाँ जा रहे हैं? मिनिस्टर साहब से मिलना है। आप यहाँ तक आए कैसे? क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया? तो ऐसे नहीं आता। हटिए, चलिए चलिए। मैंने चुना आपको, मैंने, मेरी वजह से आप यहाँ इस कुर्सी पर। अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ेगी मुझे। Who is this man? I'll tell you who I am. अपना खून दिया मैंने इस देश के लिए, अपनी जिंदगी के कीमती साल लगा दिए इस देश की आजादी के लिए। बापू के साथ मैंने भी लात दिखाई है 42 में। ये देखिए ये, और इसका ये सिला दे रहे हैं आप मुझे। ये मेरा इनाम। शाबाश। अगर एक मासूम की जान बचाने के लिए मुझे यहाँ इस तरह पागलों की तरह गिड़गिड़ाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो लानत है, सब व्यर्थ है। नो नो। आप लोग जाइए, सब बाद में करते हैं। सिट डाउन सर। नो थैंक यू। आज आपने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है सर। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं शशिकांत हूं सर। आपके 30 साल के करियर में शायद आपने एक ही स्टूडेंट को पीटा था। मुझे याद आया सर। जानते हैं आपने मुझे क्यों पीटा था? क्योंकि जब मैंने अपनी फीस के लिए किसी के पैसे चुराए थे और पकड़ा गया था, तब मैंने भी इसी तरह चीख चीख कर कहा था कि सर इन पैसों के बगैर देयर इज नो होप फॉर मी। और याद है आपने क्या कहा था? ऐसे अल्फाज फिर कभी मत इस्तेमाल करना। Isn't it ironical सर कि आज आप वही बात खुद कह रहे हैं? मुझे पता है कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यकीन के साथ कह सकता हूं सर कि देयर इज होप। उम्मीद है सर, है। आप मुझे बताइए बात क्या है? गेट मी द नारी निकेतन रिमांड होम, द कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड गजानन चित्रे। आई एम होल्डिंग ऑन। आप चलिए सर, सब ठीक हो जाएगा। आज मेरी देवी शिक्षा सफल होगी बेटे। तो उसका जिक्र होता है, भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो इसकी बात, उसका जिक्र। आपने पुराने और आज के हालात के बारे में जो एक बात बताई कि वो वहीं रहे हैं, तो उससे मुझे कुछ लाइनें याद आती हैं कि कब बदलेंगे हालात और कब होगी ईमानदारों की जीत। ये आज का नहीं सदियों का मसला है। कौरव जीते या जीते पांडव, एकलव्य हर युग में अकेला है। तो क्यों ना आपका ही एक बहुत पसंदीदा जो नज्म है जो आपको साहिर साहब की पसंद है, वो यहाँ पे ले ली जाए। फिल्म हम दोनों से रफ़ी साहब की अमर आवाज में, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना। बात निकली तो हर एक बात पे रोना है। क्या बात है, क्या बात है। कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया।
बात निकली तो हर एक बात पे रोना। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, हम तो समझे थे, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको। क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया? क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया? कभी खुद पे कभी हालात पे रोना। किस लिए जीते हैं हम, किस लिए जीते हैं हम, किस के लिए जीते हैं? बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया, बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया। कभी खुद पे कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त, कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त? सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया, सबको अपनी किसी बात पे रोना आया। कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। कभी खुद पे। भट्ट साहब, ये सारांश एक तरीके से अद्भुत करिश्मा थी सिनेमा के जगत में। अब उसके बाद आपका सफर कुछ आसान हुआ? आसान नहीं हुआ, थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि फिर क्या होता है कि आपको बुद्ध बना के बैठा देते हैं कि साहब नए सिनेमा का रेवोल्यूशन जो आएगा इसी व्यक्ति के थ्रू आएगा। तो यानी कि आपको एक कैटेगरी में उन्होंने फिक्स करके देखना शुरू साहब कर ये दिया। कमाल का ये एक सिनेमा जो है जिसकी जो दिशा जो है अब बदलेगा ये नौजवान अर्थ और सारांश के बाद में। हमको तो खुशफहमी थी नहीं, हम तो 15 साल की उम्र में घर से पैसा कमाने निकले थे। माँ ने कहा था बेटा पैसा लेके आओ नहीं तो वापस घर पे नहीं आना। जी हाँ। तो हम तो रोजगार की तलाश में निकले थे। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जो निकलता है रोजगार की तलाश में निकलता है। कहीं पर हमको कुछ आर्टिस्टिक स्पेस में कोई क्रांति नहीं लानी थी, ना ये खुशफहमी थी कि हम कुछ ऐसी बात कह देंगे अपने फिल्म के जरिए जो किसी ने कभी कही नहीं या महसूस नहीं की। क्योंकि ले दे के फिल्मों की स्पेस में कुछ बात आप हद तक ही कह पाते हैं जो सच्ची होती है, बाकी तो कहीं पर सुकून पहुंचाने वाली कुछ मीठी मीठी बात, वो झूठी भी क्यों ना हो, वो कहनी पड़ती है। ये एक बड़ा कड़वा सच कह रहे हैं आप। क्या वाकई आपको लगता है कि सिनेमा समाज को बदल नहीं सकता है या इन्फ्लुएंस नहीं करता है? मुझे लगता है कि एक जमाना था मानता था कि ये ऐसा करता है, मगर एक माहौल बनाता है। मगर परिवर्तन तो अगर कहीं पर लफ्जों से या इमेजेस से आता हो सकता था तो दुनिया स्वर्ग बन जाती थी। ये ऋषि मुनियों ने सदियों से अपने प्रवचन के जरिए लगातार एक ही बात कही है, मगर आज भी अगर आप देखें विश्व की जो हालत है, ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां पर खून नहीं बहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मनुष्य के अंदर एक जानवर है जो अच्छे वाक्य तो बोल लेता है, वस्त्र पहन लेता है अच्छे,
अंदर का वो जो अंधेरा जो है उसके, वो कम होता नहीं है। एक साउथ इंडियन संत थे जिनकी एक लाइन मुझे अंग्रेजी में याद आती कि कैन द लाइट फ्रॉम अ लैम्प इन अ पेंटिंग डिस्पेल डार्कनेस, कि किसी पेंटिंग में अगर एक इमेज है किसी दिए की, और क्या उस दिए की रोशनी जो है जो पेंटिंग में है उससे किसी का अंधेरा दूर हो सकता है? तो जवाब है नहीं। तो आप एक मोमबत्ती की तस्वीर खींच सकते हैं मगर उसकी रोशनी आप कैप्चर नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता है कि फिल्मों के जरिए या लफ्जों के जरिए आप एक एंड्योरिंग परिवर्तन इंसान के जहन में ला पाते हैं। एक माहौल बन सकता है, एक वातावरण बन सकता है। जिस तरह एयर कंडीशनर होते हैं और गर्मी के दिन में आप एसी ऑन कर दें तो कुछ वक्त के लिए आपका वो माहौल जो बहुत ही लिमिटेड है वहां पर आपको सुकून हासिल होता है, मगर जहां आपने उसको ऑफ किया तो फिर वही बाहर की जो असलियत है। तो जाहिर सा सवाल है फिर महेश भट्ट फिर फिल्म बनाते क्यों? मैंने कहा 15 साल की उम्र में माँ ने कहा था बेटा को पैसा कमाया। लेकिन ये मानना बड़ा मुश्किल है कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए फिल्म बनाते हैं। क्या ये सच? ये सच्चाई है और मैंने तो बहुत पहले मान ली थी। बड़ा सुकून हासिल हुआ जब मैंने देखा कि हमसे पहले एक बहुत बड़े एंटरटेनर थे इस विश्व में जिनका नाम था चार्ली चैपलिन। उनकी जब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जब दिया गया तो उन्होंने वहां पर खड़े होकर एक बात कही थी कि आई डिड इट फॉर द मनी, पीपल मेड एन आर्ट आउट ऑफ इट। गरीब आदमी था वो, उसने अपनी माँ को जिल्लत से बचाने के लिए एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में उसने कदम लिखा, और कहीं पर जब उसको वो ऑनर मिल रहा था, उसका सम्मान किया जा रहा था, तो उस आदमी में वो ईमानदारी थी, उसने वो बहुत जैसा महसूस किया था बात। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए है, मैं नहीं कहता हूँ कि हर एक ऐसा ही, किसी और की शायद जरूरत कुछ और होगी कि वो किसी और वजह से फिल्में बनाता है, मगर हमने तो इसीलिए फिल्म बनाई थी कि पहले रोजगार की तलाश कर लें। बिल्कुल ये जो समाज में हमको रोल दिए गए हैं कि मर्द रोटी कमा के लाता है घर के लिए, जी हम तो घर में उसी सोच से निकले थे। तो क्या किसी फिल्म निर्माता निर्देशक का सृजन करने के लिए कोई सामाजिक उत्तरदायित्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या सिर्फ पैसा कमाना ही उसकी पहली? ये बहुत बड़ा डिबेट है, शायद इस पे जो टाइम हमको अलॉकेट किया गया उसके लिए शायद मुश्किल होगा उसमें ये बात कहनी। मगर देखिए वो एक फ्रेम आपको दिया जाता है, उसमें आप अपनी फितरत के अनुसार आप अपनी बात कहते हैं, मगर क्या ये सत्य नहीं है कि इसको एक बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट कहते हैं? जी कि एक बिजनेस है ये, और बिजनेस का जो असूल है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट आपको वापस लानी है, ये आपका कर्तव्य है। और उसके लिए आप वो जो मौजूदा जो रियलिटीज हैं समाज की, उसको आप छूते तो हैं, मगर आप ज्यादा रेडिकल बात कहकर अपनी दुकान नहीं चला पाएंगे, क्योंकि कहीं पर आपको झूठ बोलना पड़ता है जो सच लगे, बेरेबल ट्रूथ्स। क्योंकि वो जिस तरह आप सूरज से आंख नहीं मिला सकते बिल्कुल बिना किसी काले चश्मे के या किसी फिल्टर के, उसी तरह आप सत्य से आंख नहीं मिला सकते। थोड़ा सा उसमें सोना जैसे कहते हैं, सोने में जब तक होठ ना थोड़ी सी हो वो दिखता नहीं है, निखरता भी नहीं। हाँ। तो चलिए फिर वापस पुनः आपके फिल्मी सफर पर आते हैं। तो सारांश के बाद फिर आपका फिल्मी जीवन कैसा रहा, और आपने अगली फिल्म? सलीम साहब के साथ में एक अवसर मिला काम करने का, बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े इंसान, शोले, दीवार, सीता और गीता, सलीम जावेद टीम, वो अलग हो गए थे, तो सलीम साहब से मेरे साथ मैंने काम किया नाम में, और वो बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट हुई थी फिल्म, और वहां से संजय दत्त और हमने एक बॉक्स ऑफिस स्पेस में अपनी एक जगह बनाई। फिर शुरू हुआ उसके बाद में 80s का एक दौर जहां पर हमने फिर डैडी बनाई, फिल्में और भी बनाई जो चली नहीं कुछ ज्यादा, कुछ जैसे ठिकाना बनाई थी, काश एक फिल्म बनाई थी बहुत अच्छी थी, जैकी श्रॉफ थे उसमें, डिम्पल कपाड़िया थी और राजेश रोशन साहब का म्यूजिक था उसमें। मगर डैडी बनाई थी हमने दूरदर्शन के लिए, और उसमें पूजा भट्ट हमारी जो बेटी है, सबसे बड़ी जो हमारी बच्ची है, उसने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था, और वो फिल्म बहुत लोगों को पसंद आई। उसमें बहुत अनोखी एक दास्तान दूरदर्शन के लिए बनाई, यानी कि एक टेलीफिल्म के हिसाब से वो टेलीफिल्म थी, और बाद में उसको फिर लगाया भी था। टेलीफिल्म थी और वो प्रोड्यूस्ड बाय दूरदर्शन, महेश भट्ट थी, और वो बहुत ही पसंद की गई फिल्म, लोगों को बहुत पसंद आई फिल्म। आज भी उसका जिक्र होता है क्योंकि वो बहुत ही लाइफ अफर्मिंग कहानी है, बच्ची है जो अपने बाप को शराब से मुक्त करती है। बहुत दिनों तक अंधेरे में रहने के बाद जब कोई इंसान रोशनी में आता है
तो उसकी हालत ठीक वैसी ही होती है जैसी आज मेरी हो रही है। इसे बंद कर दो भाई। शुक्रिया। इतने सालों बाद हजारों आंखें घूरती हुई बहुत बहुत अजीब लग रहा है। सच पूछिए तो मैं आज इस वक्त बहुत बहुत डरा हुआ हूं। हार जीत का कोई खास मतलब नहीं है आज मेरे लिए, क्योंकि ये जगह जहां मैं खड़ा हूं ना तो पहलवानों का अखाड़ा है और ना ही रेस के घोड़ों का मैदान। ये संगीत की दुनिया है। यहां उन लोगों में मुकाबला होता है जो दर्द को पूजते हैं, पीड़ा की साधना करते हैं और अपने गमों को सुरों में ढालकर लोगों का मनोरंजन करते हैं। सिद्धार्थ, बहुत अच्छा गाया तुमने। दरअसल सभी ने बहुत अच्छा गाया। मुझे इस बात की जरा भी परवाह नहीं कि जजेस मेरे बारे में क्या फैसला करेंगे, क्योंकि मैं यहां सिर्फ अपनी बेटी पूजा के लिए आया हूं, यह साबित करने के लिए कि उसकी कोशिशें बेकार नहीं गई। मैं हार भी गया तो जिंदगी रुक नहीं जाएगी। सूरज कल दोबारा उगेगा, दिन होगा, रात होगी। इसलिए पूजा, यह फैसला करने का हक मैं सिर्फ तुम्हें देता हूं कि आज मैं यहां हारा या जीता। मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। मैं भटकता ही रहा दर्द के वीराने में, वक्त लिखता रहा चेहरे पे हर पल का हिसाब। मेरी शोहरत मेरी दीवानगी की नजर पी गई मैं की बोतल मेरे गीतों की किताब। आज लौटा हूँ तो हंसने की अदा भूल गया, ये शहर भूला मुझे, मैं भी इसे भूल गया। मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे।
बिकते हैं और लगते जिगर बिकते हैं। कोख बिकती है, दिल बिकते हैं, सर बिकते हैं। इस बदलती हुई दुनिया का खुदा कोई नहीं। सस्ते दामों में हर रोज खुदा बिकते हैं, बिकते हैं, बिकते हैं। मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। हर खरीदार को बाजार में बिकता पाया। हम क्या पाएंगे, किसी ने यहाँ क्या पाया। मेरे एहसास, मेरे फूल कहीं और चले। बोल पूजा मेरी बच्ची कहीं और चली, और चली, और चली। कार्यक्रम की कशिश ऐसी है कि हम जानते हैं कि आप इस कार्यक्रम को पूरा सुने बिना रह नहीं सकते। और आज आप सुन रहे हैं जाने माने निर्माता निर्देशक और लेखक महेश भट्ट से दीपक महान की बातचीत। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। बातें अभी अधूरी है। इस कार्यक्रम के तकनीकी सहयोगी थे सुधांशु कुमार और प्रदीप शिंदे, और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों के।